Hello students, today we will start our chapter curve in space. In this curve in space we will study about the differential geometry. जैसे स्टूडेंट पहले आपने +1 और +2 में 2D ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल पढ़ा था, इसी प्रकार यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री करने जा रहे हैं ये आपका 3 डायमेंशनल में है। अब 3 डायमेंशनल का ये चैप्टर करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये ज़रूरी है कि भाई हम थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ लें। स्टूडेंट्स जैसे आपने पता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस इसमें क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये होता है आपका वाई एक्सिस होता है और ये होता है आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर होता है, इसके अंदर जे वेक्टर होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है के वेक्टर होता है। अब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है 1 होता है और ये क्या होता है 1 होता है और के का ये क्या होता है ये होता है 1 होता है। मान लिया ये एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो हम इसके ये जो पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है ये जो पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं। पहले इसका ये क्या है, एक्चुअली ये आपका ओरिजिन पॉइंट है O और यहाँ से जो ये OP है आप ये कह सकते हैं ये इसका है पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर है R। अब इस R को हम कैसे लिख सकते हैं, R इजकल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। तो ये आपका क्या है, ये है वेक्टर। तो अब यहाँ जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशनल की ज्योमेट्री की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ बात आती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। एक्चुअली डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री विच इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब इसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री को हम डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, दिस स्टडी इन्वॉल्व द कर्व इन स्पेस एंड सरफेसेज। एक्चुअली ये कर्व इन स्पेस एंड सरफेसेज ये क्या है स्टूडेंट, ये जैसे मोंगे इसके जो अपने मैथमेटिशियन थे मोंगे एंड गोस ने इसको मतलब इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री को इन्वेंशन इसका उन्होंने किया था। आप ये कह सकते हैं कि मोंगे एंड गोस आर द फाउंडर ऑफ द डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम जो कर्व इन 3 डायमेंशनल में हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी 2 ब्रांचेज होती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की स्टूडेंट्स, एक तो होती है लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री और एक होती है ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है, इन दिस ब्रांच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व एंड सरफेसेज इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में हम पढ़ेंगे। और ग्लोबल जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पूरे होल में पर जितने भी सरफेस वॉल सरफेस और जिसमें उसमें जितने भी कर्व उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ जो हमारे सिलेबस में है 8% जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो अब हम लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले कर्व इन स्पेस का मतलब क्या है। जैसे ए कर्व इन स्पेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर रिलेटिव टू द फिक्स्ड ओरिजिन O इज अ फंक्शन ऑफ ए सिंगल पैरामीटर T। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं स्टूडेंट। मान लिया कोई भी आपका एक कर्व, ये आपका एक पॉइंट है, मान लिया ये आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई एंड जेड स्टूडेंट। यहाँ ये पॉइंट है आपका O और ये है आपका R वेक्टर। तो यहाँ जो इसका पोजीशन वेक्टर आप ये भी कह सकते हैं कि OP का ये पोजीशन वेक्टर है। ये OP क्या है, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन O से। तो अब यहाँ पर क्या, मान लिया इस पॉइंट में आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव हो गया, इसको यहाँ से यहाँ मूव हो गया, इसको यहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो इस तरह अगर ये पॉइंट मूव होता है या कहीं और जाता है तो यहाँ पर एक कर्व बन जाता है और जो ये कर्व है ये पाथ बन जाता है। ये पाथ का मतलब लोकस, तो यही लोकस कहलाता है और यही कर्व कहलाता है। ये इसका क्योंकि इसके ये यहाँ से मूव है यहाँ, ये तो एक यहाँ पर क्या होगा, एक लोकस होगा। लोकस का मतलब पाथ, तो एक पाथ हो गया और ये जो पाथ बनता है इसे ही कहते हैं कि कर्व इन स्पेस। तो ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड द OP और पोजीशन वेक्टर। ये आपका क्या है जी, पोजीशन वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर है।
अच्छा स्टूडेंट, फिर इसने कहा है ओरिजिन ये होगा इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर टी का मतलब क्या होगा, ये जो एक्स है, एक्स भी आपका एक एक्स शुड बी द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई भी आपका फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए, और ये जेड भी जो है आपका ये भी फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए। मतलब क्या है कि चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ये फंक्शन टी के ही फंक्शन होने चाहिए, किसी दूसरे पर। ये नहीं है कि ये यू का फंक्शन हो जाए, ये किसी और का फंक्शन हो जाए। ये इसलिए कहते हैं कि ये एक सिंगल पैरामीटर टी, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो इसलिए इसको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसको दूसरे वे में जैसे आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के एक्स टी आई प्लस में वाई टी जे प्लस में जेड टी के, तो इसको आप लिख सकते हैं आर टी। तो इसको हम दूसरे वे से क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए कर्व इन स्पेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर द फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल टी। तो ये है सिंगल वेरिएबल टी, इसका मतलब ये यहाँ पर एक ही सिंगल वेरिएबल हुआ टी टी टी। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टी, y इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड z इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो आप ये तो समझ गए होंगे सिंगल वेरिएबल t का मतलब क्या है। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, जेड इज इक्वल टू जेड टी, ये जो एक्स वाई जेड है ना रियल वैल्यूड फंक्शन और सिंगल वेरिएबल टी पे। अब ये जो t है ना आपका, इसका ये भी मूव करता है कहाँ से कहाँ तक। जैसे यहाँ पर ये t है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका कहाँ से a से b तक। अगर आप मूव करते हैं कि भाई ये a टू b मूव करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं a इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है। अब यहां पर आप दूसरी बात ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ए कर्व इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेज एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी एंड जेड इज इक्वल टू टी। अगर जिस तरह ये देखो आपके हाथों का, जिस तरह ये है हाथ, अगर हाथों को आप क्रॉस करते हैं इस तरह, तो यह कि एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो ये दोनों के दोनों क्या के इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन एट किसी पॉइंट पर जहां पर ये उंगलियां काट रही है ना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे ये क्या कर रहे हैं, ये एक इंटरसेक्शन है इन दोनों का, दो सरफेसेज का। अगर इस तरह ये दो सरफेसेज है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो सरफेसेज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली इनका, उसका मतलब हुआ जैसे x इज इक्वल टू टी और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर और z इज इक्वल टू मान लिया t3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, t है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर, तो इसकी जगह x लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x3। अब ये y और z किसके मतलब फंक्शंस में किसके आगे, x और x, यहाँ पर ये क्या होगा एफ वाई जेड, ये एक फंक्शन होगा। इसी तरह अगर ये y को हम इस फॉर्म में लेना चाहें या z को इस फॉर्म में लेना चाहें, किन्हीं दो को एक का यूज करके हम दो को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि कर्व रिप्रेजेंटेड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेज, किन्हीं भी दो सरफेसेज को इंटरसेक्ट करके कर्व इंटरफेस बनता है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ द क्लास एम। फंक्शन ऑफ द क्लास एम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई इज सेड टू बी क्लास एम इफ इट हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरवल। मान लिया यहां से यहां तक आपका कोई इंटरवल हो गया स्टूडेंट, यहां से यहां तक मान लिया एक इंटरवल है आपका, इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट हैं, अगर उन पॉइंट के ऊपर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं और जितने भी डेरिवेटिव उसमें पे ये कंटिन्यूस होगा, मान लिया जितने भी डेरिवेटिव की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि ये उतने ही क्लास का आपका इंटरवल हो जाएगा। लेकिन अगर ये mth डेरिवेटिव हो जाता है, mth डेरिवेटिव तक हम इसको मतलब इसका mth तक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो आप ये कहते हैं कि इसकी क्लास m है। तो मतलब ये है कि जितने भी डेरिवेटिव हो जाएंगे उसकी उतनी ही क्लास हो जाएगी। तो इसलिए ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई इज सेड टू बी ऑफ क्लास m इफ इट हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर एट एनी एंड और एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरवल आई। तो अगर इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट होंगे, अगर उनके ऊपर अगर हम इसको डेरिवेटिव करते जाएंगे, डेरिवेटिव करते जाएंगे, अगर mth टाइम अगर ये डेरिवेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव है mth तक, और इसको डिनोटेड हम कैसे करते हैं c की पावर m। तो ये होता है फंक्शन ऑफ क्लास m। उसके बाद स्टूडेंट इसका है एनालिटिकल फंक्शन। अब एनालिटिकल फंक्शन भी वही चीज है एक्चुअली। एनालिटिक फंक्शन क्या है कि ए फंक्शन m इज सेड टू बी एनालिटिक ओवर i इफ इट इज सिंगल वैल्यूड एंड पोजेसेस द कंटीन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ i। अगर इसके हरेक i के हरेक पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस हो और सिंगल वैल्यूड हो। सिंगल वैल्यूड का फंक्शन मैं अब आपको बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे मान ले आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है
एक दे दिया एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी दे दिया, वाई इजिकल टू टी प्लस में 1 दे दिया। अब यहाँ से देखो एक्स, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस टी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो ये तो सिंगल वैल्यूड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का उसकी एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर वही होगा, इफ इट इज सिंगल वैल्यूड एंड पोजेसेस द कंटीन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ आई। अब यहाँ पर यहाँ देखो स्टूडेंट, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर आपका क्या होगा, एक्स टी आई प्लस में वाई टी जे प्लस में जेड टी के इज सेट टू बी ऑफ क्लास एम इफ आर हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर। ये मैंने दोबारा फिर बता दिया है, जो मैं पहले जो करा था वो बता दिया है यहाँ पर। और एक और डेफिनेशन है रेगुलर की, आर इज सेट टू बी रेगुलर इफ डी आर बाई डी टी नेवर वेनिसेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, अगर डी आर बाई डी टी नेवर वेनिसेज है, अब ये डी आर बाई डी टी क्या है, मान लिया आर कोई आपके पास एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर, और ये एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के है। अगर यहाँ पर एक पैरामीटर आप टी ले लेते हैं तो आर टी क्या हो जाएगा, एक्स टी आई प्लस में वाई टी जे प्लस में जेड टी के। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी डी आर बाई डी टी, तो इसको डिनोट करते हैं आर डॉट से, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई प्लस में डी वाई बाई डी टी जे प्लस में डी जेड बाई डी टी के। तो अगर यहाँ पर डी आर बाई डी टी, ये डी आर बाई डी टी कैन नॉट बी जीरो। और ये जीरो कब नहीं होगा, जब ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। अगर मान लो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं हुआ तो भी ये जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो ये होगा, ये जीरो नहीं है तो भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो, मतलब ये डी आर बाई डी टी वेनिस ना हो और इसके बाद ये भी सारे वेनिस ना हो। तो इस अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर फंक्शन होगा। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू ए गिवन कर्व। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू ए गिवन कर्व। अब स्टूडेंट इसमें आप देखो, मान लिया कोई भी एक कर्व ये है आपका, और यहाँ से आपने यहाँ एक पॉइंट इसके ऊपर पॉइंट P ले लिया, और ये ओरिजिन पॉइंट O है, और यहाँ से OP इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये आपने ले लिया R। अब हम मान लेते हैं कि ये एक आर्क, और यहाँ से A से स्टार्ट हुआ और ये आर्क यहाँ पर C तक गई। तो इसके ऊपर मान लिया ये इसके ऊपर एक टेंजेंट आपने लगा लिया, और ये एक टेंजेंट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ इसमें स्टूडेंट आपने ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को ये आपने पॉइंट मान लिया पी आर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर स्टूडेंट पी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड पॉइंट यहाँ पर आपने ले लिया तीनों के तीनों। अब ये चीज़ देखो, यहाँ से ओ से लेके पी तक मान लिया ये ओ पी आपने ले लिया, ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये है आपकी आर। और एक पॉइंट कोई और ले लिया, ये ले लिया आपने ओ क्यू, और ये जो ओ क्यू है अगर आप यहाँ से यहाँ तक आपने इसको डेल्टा आर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर प्लस में डेल्टा आर। और ये जो चीज़ आर प्लस में डेल्टा आर है, ये पॉइंट आपका क्यू हो जाएगा, ये क्यू आर क्या हो जाएगा, आर प्लस में डेल्टा आर, ये पॉइंट हो जाएगा। तो एक मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टूडेंट ओ क्यू, ये ओ क्यू आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस में डेल्टा आर। अब पी क्यू, ये जो पी क्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है वैसे पी क्यू क्या हो जाएगा, तो आर प्लस में डेल्टा आर माइनस में आर हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। इसका मतलब जो इसकी लेंथ आ गई डेल्टा आर आ गई। अब यहाँ मेन चीज़ जो स्टूडेंट क्या है, अगर मान ले यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है एस, और यहाँ से आगे तक यहाँ तक है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी। अब यहाँ से लेके आप ये कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, एस प्लस में डेल्टा एस हो जाएगी। तो अगर ये लेंथ एस प्लस में डेल्टा एस हो जाती है, तो आपको पता है अगर आप कोई भी यूनिट वेक्टर आप निकालते हैं स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोड, कोई भी आप ये मान ले कोड आपने ले ली स्टूडेंट, और ये कोड आपने ले ली पी क्यू। अब ये कोड पी क्यू है, ये
कोड पी क्यू है। अगर इसके आपने यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर आपको पता है स्टूडेंट डेल्टा आर, इसकी लेंथ कितनी है डेल्टा आर, और इस डेल्टा आर का भी आप अगर मोड निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब इसमें स्टूडेंट मेन चीज़ जो क्या है कि इस डेल्टा आर को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मान लिया ये डेल्टा आर हो गया और यहाँ पर एक डेल्टा एस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक डेल्टा एस से यहाँ ले गए और यहाँ पर लिख दिया डेल्टा आर, ये हो गया आपका। अब अगर मैं इस Q पॉइंट को P पे ले आता हूं तो आप ये कह सकते हैं कि इस डेल्टा R की लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी आपके नियर अबाउट टू जीरो। जीरो नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान देना है आपने, मैं ये नियर अबाउट टू जीरो हो जाएगी। अगर मैं इसको Q पॉइंट को ले जाता हूं P तक तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ लिमिट Q टेंड्स टू आपने P ले लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा आर बाई डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा आर। तो अगर ये हो जाता है तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ ये क्या है आपकी, ये है आर्क पी क्यू, और ये जो चीज़ है ये क्या है कोड पी क्यू, ये क्या है कोड पी क्यू, और यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा एस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं इस Q पॉइंट को P बना देता हूँ, मतलब इस Q पॉइंट को P बना देता हूँ तो ये कोड भी आपकी और ये भी आपके नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगी तो जीरो तो नहीं होंगे लेकिन नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा एस हो गया। अब अगर कोई लिमिट Q टेंड्स टू P और डेल्टा आर बाई डेल्टा एस है, इसको आप क्या कह सकते हैं, मान लिया ये हो गई लिमिट डेल्टा Q टू P और यहाँ पर हो गया डेल्टा R टू डेल्टा S, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं dr बाई डी एस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट। तो इसका मतलब ये dr बाई डी एस हो गया। आप ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू ए गिवन कर्व जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dr बाई डी एस। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं अब यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टूडेंट आपको, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट जो ये आपका है, अब आपको पता चल गया यूनिट वेक्टर along the tangent किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये हो गया आप ये कह सकते हैं dr बाई डी एस हो गया। और dr बाई डी एस जो ये होता है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ने इसको तो स्टूडेंट ये यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है, इसको हम t से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ये t से डिनोट हो गया, और t को इसको आप ये भी कह सकते हैं कि t कैप भी से भी कई बार डिनोट कर देते हैं और t से डिनोट करते हैं, और dr बाई डी एस हो गया। तो ये जो dr बाई डी एस है स्टूडेंट, इसको हम r डैश से भी डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ का आपने अब ध्यान देना है, देखो अब dr बाई डी एस आपने किया, dr बाई डी एस किसके, ये t यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट t किसके बराबर हो गया, dr बाई डी एस के बराबर हो गया, और dr बाई डी एस को आप लिख सकते हैं r डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपने ध्यान देना है स्टूडेंट, जब आप r को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं dr बाई डी एस अगर आप करते हैं तो ये तो होता है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट t। लेकिन आपने पीछे देखा था अगर dr बाई आप dt करते हैं तो ये उस पैरामीटर के कोई भी उसके पैरामीटर के अगर आप विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर कर देते तो वो dr बाई dt होता है, और विद रिस्पेक्ट टू r करते तो वो dr बाई ds होता है, और dr बाई dt को आप इसको डिनोट कर देते हैं r डॉट से। स्टूडेंट ये चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि इसको हम डिनोट करते हैं r डैश से और इसको डिनोट करते हैं r डॉट से। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है। यहाँ पर t इजिकल टू dr बाई डी एस इजिकल टू r डैश, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू r को विद रिस्पेक्ट टू s करते हैं तो r डैश होगा, अगर r को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, t होता है उसका पैरामीटर, अगर उससे करते हैं तो ये r डॉट होगा। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये r डैश है और ये है r डॉट। उसके बाद है स्टूडेंट अपना नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए कर्व। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे लेंथ अभी हमने क्या किया था कि वह t को आपने माना था t इजिकल टू क्या था, dr बाई डी एस था, और dr बाई डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, r डैश लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ से r को लेंथ निकालेंगे। अब आपने r जो एक पॉइंट आपने माना था, r पोजीशन वेक्टर किसके बराबर था स्टूडेंट, ये था आपका xi प्लस में yj प्लस में zk। अगर मैं इसको अब करता हूँ dr बाई डी एस स्टूडेंट, तो dr बाई डी एक्स में ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा dx बाई डी एस आई प्लस में dy बाई डी एस जे और प्लस में dz बाई डी एस में k हो गया स्टूडेंट। अब ये dr बाई डी एस किसके बराबर है स्टूडेंट, ये dr बाई डी एस किसके बराबर है, t के बराबर है।
अब मैं यहाँ से मान लिया ये इसका एब्सोल्यूट इसका मोड कर देता हूँ स्टूडेंट। मोड का मतलब dr/ds का मोड कर देता हूँ। ये आपने इसका मोड निकाल लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/ds i प्लस में dy/ds j प्लस में dz/ds k, और इसका भी मोड कर लिया। और यहाँ पर ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है t के बराबर। t क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, ये t हो गया। तो अब t का भी मैं मोड कर देता हूँ क्योंकि ये dr/ds t के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो स्टूडेंट, जब ये यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है और ये यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट क्या होता है t, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है 1। अगर हम इसका मान ले मोड निकालते हैं, इसका मोड निकालते हैं तो इसका मोड क्या आ जाएगा dx/ds का स्क्वायर रूट और इनका फिर स्क्वायर प्लस में dy/ds का स्क्वायर प्लस में dz/ds का स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है ना कि भाई r इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, जो ये चीज़ है अगर आप इसका मोड निकालते हैं, अगर इसका मोड निकालते हैं यहाँ पर तो इसका मोड किसके बराबर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप इसका मोड निकालते तो ये होगा। और हम इसके बराबर कर देते हैं ये मोड ऑफ टी, ये किसके बराबर होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है और ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इस चीज जो ये चीज आई है स्टूडेंट आपके पास dx/ds। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब dx/ds जो चीज है इसमें इसको एक चीज में इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर dx/ds को भी और dy/ds को भी और dz/ds को भी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग इसमें क्या करते हैं हम, मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dt इंटू में dt/ds। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं dy/dt और इंटू में dt/ds। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं dz/dt और इंटू में dt/ds। अगर यहाँ पर अब हम ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ इसमें रखते हैं 1 इज इक्वल टू, मान लिया ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट dx/ds, इसकी जगह मैं लिख दूंगा dx/dt इंटू में dt/ds, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस में dy/dt इंटू में dt/ds, इसका स्क्वायर हो गया और प्लस में dz/dt और इंटू में dt/ds, इसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका क्या है dt/ds, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा और कॉमन निकाल के मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ds/dt हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर निकल तो स्क्वायर रूट से 1 हो जाएगा। तो अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं स्टूडेंट dx/dt प्लस में dy/dt और प्लस में dz/dt। तो अब ये जो ds/dt है और ये चीज है, अब यहाँ पर ये चीज और ये चीज अब आपने ये देखना है स्टूडेंट, यहाँ पर dx/dt dy/dt और dz/dt, ये यहाँ पर अब आपको अगर ध्यान हो स्टूडेंट तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसमें जिस तरह ये होगा इसमें स्क्वायर रूट होगा, अगर चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds/dt का स्क्वायर और इक्वल टू सॉरी ये स्क्वायर आ जाएगा इसका पूरे का स्क्वायर और ये भी क्या आ जाएगा पूरे का स्क्वायर और ये भी क्या आ जाएगा पूरे का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं dx/dt होल स्क्वायर प्लस में dy/dt होल स्क्वायर प्लस में dz/dt और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाले स्टूडेंट, अब आप जो ये dr/dt को अब आप यहाँ पर जो चीज ds/dt है ds/dt को आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज आपने अब यहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, मान लिया ये ds हो गया और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा dx/dt को आप क्या लिख सकते हैं x डॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा x डॉट प्लस में y डॉट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस में z डॉट का स्क्वायर और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ पर हो जाएगा ds। और इसको अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो और इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा dt और इधर भी आपने इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब इसका एक इसकी लिमिट भी ले लो भाई, कहाँ से कहाँ तक, मान लिया ये मान लेता हूँ t1 से t2 तक हो गया, ये भी t1 से लेके और t2 तक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है ये तो क्या हो जाएगा s और s कहाँ से हो जाएगा
T1 से लेके T2 तक। अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ देखो आपको ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा है R के बराबर, R डॉट के बराबर। तो ये R डॉट के बराबर हो गया, तो R डॉट के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 टू T2। तो ये आर्क लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ आपकी क्या आ जाएगी भाई, R का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू T1 टू T2। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप दूसरे तरीके से देखना चाहे तो मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ आ गई स्टूडेंट, ये आपकी आर्क लेंथ है एक्चुअली में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो स्टूडेंट, मान लिया आपके पास अब ये जो चीज़ है dr/ds दे रखा है। dr/ds किसके बराबर दे रखा है, ये होता है आपका r डैश। r डैश का मतलब क्या होगा, मैं इसको दो चीज़ों में बांट देता हूँ, dr/dt कर देता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ मैं आपका ds/dt, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका मतलब इसको अब क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट dr/dt किसके बराबर है, ये है r डॉट, ये r डॉट, और ds/dt किसके बराबर है स्टूडेंट, ds/dt, ये ds/dt किसके बराबर है, s डॉट के बराबर है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू s डॉट के बराबर हो गया। अब यहां पर देखो आप, ये क्या था t, ये t कैप किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, r डॉट के और डिवाइड बाई s डॉट के। अगर इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, t और ये s डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, r डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो r डॉट, ये आपका t है, t डॉट इक्वल टू s डॉट। अगर हम इसका सभी का मोड लें, अगर इसका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मोड लेंगे तो ये तो यूनिट वेक्टर टेंजेंट है, तो इसका मोड लेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। और s डॉट का मतलब ये एक आर्क लेंथ है, इसका अगर आप मोड लेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसका अगर हम मोड लेंगे तो इसका मोड आपका ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप ये देखो कि भाई इसमें जो ये, अब ये किसके बराबर था, मतलब आप ये कह सकते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड जब इसका लेंगे तो ये आर डॉट इक्वल टू एस डॉट होगा, ये आपकी क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क होगी। तो अब यहां पर जो चीज आपने देखा स्टूडेंट, तो अरे ये है किसके बराबर, dr/dt। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, आपने देखा था कि भाई यहाँ पर r डैश जो है किसके बराबर आ गया था, r डॉट और डिवाइड बाई s डॉट के बराबर आ गया था। s डॉट किसके बराबर आ गया, s डॉट किसके बराबर आ गया, इसमें r डॉट का मोड के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर r डॉट ऊपर r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t और s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आ गया। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो ये मोड जब लेंगे ना, तो ये s का डॉट, तो मोड इसका इस s डॉट के बराबर हम ये लिख सकते हैं r डॉट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू r डॉट डिवाइड बाई मोड ऑफ r डॉट। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है। यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट अब आपके पास ये क्या होगा, ये तो इसके बराबर थी, ये आ गया आपका r, मतलब r डैश की वैल्यू आ गई। अब हम जो चीज़ हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आर्क लेंथ की जो हम बात कर, तो स्टूडेंट यहाँ एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ds/dt आपका ये आ गया था, तो ds/dt का स्क्वायर आप ये करना चाहो तो ये कर लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर ds/dt के आपके पास दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे और इसका जब आप मोड निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जब इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसका यहाँ पर इसको, बल्कि आप ना एक काम करो स्टूडेंट, इसको तो आप अभी भूल जाओ यहाँ से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भूल जाओ। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये आर्क लेंथ ऑफ द आर्क यही होता है। लेकिन अब लेंथ ऑफ द आर्क एक्चुअली क्या है, मान लिया इसका, अब जैसे आपने इसका मोड निकाल लिया यहाँ से, इसका ये ds/dt आपने ले लिया, ये तो इसके बराबर होगा ds/dt, ये यहाँ था ds/dt इधर आ गया। अब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं आपने, ds/dt। अब इसका दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे और एक लिमिट ले लेते हैं t1 टू t2, तो यहाँ पर इसका तो क्या हो जाएगा, s क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है, और यहाँ पर ये चीजें क्या है आपके पास, x डॉट y डॉट और z डॉट का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, t1 टू tt और dt हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर स्टूडेंट, r डॉट के बराबर है, तो इसलिए आप इसको इसके बराबर यहाँ पर लिख के r डॉट, इसका अब आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। ये आपका मेथड था हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क। स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन में मतलब एक्सरसाइज तो मैं कराऊंगा, लेकिन अब एग्जाम्पल में से ही पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स RT इज इक्वल टू a cos t i प्लस में a sin t j प्लस में सी टी के माइनस इन्फिनिटी। टी की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक लाई करती है, और आपने लिमिट क्या बतानी है, a0 0 से a0 और 2 पाई c तक।
ये सी तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्टूडेंट, एक्चुअली ये 0 to 2 पाई ही है। आल्सो ऑब्टेन इट इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ द पैरामीटर एस। बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, जैसे आपको पता है आर की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, आर डॉट निकालना है, क्योंकि अब आर डॉट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे प्लस में सी के। तो अब आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर डी आर बाई डी टी निकाला तो आर डॉट टी होता है। अब इसका जब मोड निकालेंगे तो मोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये इसको और इसको जब कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस में साइन सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क होता है कि लिमिट का इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट टू लिमिट एंड आर डॉट का मोड। ठीक है, आर डॉट का मोड, आर डॉट का मोड आपने ये निकाल लिया है, ए स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो लिमिट है आपकी स्टूडेंट, ये जो देखिए ना ए से ए तक, इसका भी कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 तक इसका भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है स्टूडेंट, 0 to 2 पाई लिमिट लेनी है। तो मतलब मोड ऑफ आर डॉट और टी डी टी, आर डॉट ये आपने निकालने रखा है, आर डॉट ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इसका पाई हो गया, यहाँ पर टी का टी हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ये तो आपकी आ गई लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, ये जो एक्चुअली में ये जो लिमिट दे रखी है और ये दे रखी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। अब आपने यहाँ क्या पढ़ा, टोटल इक्वेशन ऑफ द पैरामीटर सी में, आप एस में आपने फाइंड आउट करना है। अब एस क्या होगा, एस क्या होगा जी, 0 to t और आर डॉट टी डी टी, 0 to t ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर टी हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, टी इधर ले आओ और एस के इधर एस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये जो टी की वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये टी की जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी टी की वैल्यू जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में टी की जगह या टी की वैल्यू रख दो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर टी है, ए कोस टी की जगह ये रख दो वैल्यू, एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए कोस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर आई प्लस में ए साइन एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जे प्लस में सी एस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।